सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम करवा रहे थे ज्योग्राफी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, 400 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ज्योग्राफी के। अगर इस लेक्चर को आप देखना चाह रहे हो तो आपने अगर ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है तो आप प्लीज़ पहले एनसीईआरटी पढ़ के आइए और फिर इन 100 क्वेश्चंस को करना, क्योंकि आज तो केवल 50 होंगे, नेक्स्ट लेक्चर में और 50 क्वेश्चंस होंगे। सो अगर आपको ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी से क्वेश्चन चाहिए तो इस लेक्चर में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी से होंगे। और इससे पहले आपने अगर हमारे फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि इंडिया प्लस वर्ल्ड दोनों ही हैं, उसमें अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले जाके हमारे प्रीवियस 2 लेक्चर्स जो हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के किए हैं वो आप हमारे देख सकते हैं। और इससे भी पहले आपको पता ही होगा कि हम इस सीरीज़ को चला कैसे रहे हैं। हम चला रहे हैं कि पहले हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट के जो आए हुए हैं हमारे प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स में, और उसके बाद हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ चला रहे हैं। तो इस जो पूरे उसमें हमने इकोनॉमी कंप्लीट करवा दी है और पॉलिटी की हमारी जो सीरीज है वो अभी चल रही है। और ज्योग्राफी की तो आप देख ही रहे हो, 3rd लेक्चर है, टोटल 6 लेक्चर आने वाले हैं, ठीक है, 8 लेक्चर आने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे इस सीरीज़ के साथ बने रहिए। सो चलो हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन बी कंसिडर्ड फेवरेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट गार्डनिंग इन द ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट? कौन सी कंडीशंस फेवरेबल हैं मार्केट गार्डनिंग के लिए इन ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट? ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में देखो, सबसे पहले मार्केट गार्डनिंग क्या होती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट गार्डनिंग क्या होती है। मार्केट गार्डनिंग होती है स्मॉल स्केल प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एज कैश क्रॉप्स। क्या होती है? स्मॉल स्केल प्रोडक्शन of fruits, vegetables and flowers as cash crops, ठीक है। ये होती है मार्केट गार्डनिंग, ठीक है। और तो इस मार्केट गार्डनिंग में क्या चाहिए? मार्केट गार्डनिंग में चाहिए कि जो भी चीज़ें जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये क्या है, ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं तो इनको एक गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए। कहाँ पे? इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, ये मेनली कहाँ पे होता है? ब्रिटिश टाइप ऑफ ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में जो ये मार्केट गार्डनिंग होती है ये मेनली नॉर्थ वेस्ट यूरोप में होती है, जहाँ पे थोड़ा सा जो एरिया है वो पॉपुलेटेड है और क्या है, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज्ड है, ठीक है। तो वहाँ पे गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए और जो मेनली जो मार्केट गार्डनिंग का जो प्रोड्यूस है वो वहीं मतलब डोमेस्टिक वहाँ पे ही खत्म हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं इसमें, डोमेस्टिक मार्केट में ही वो खत्म हो जाता है, तो इसको बोलते हैं मार्केट गार्डनिंग, मतलब अपनी मार्केट के लिए गार्डनिंग करना, इसको ये भी बोल सकते हैं। तो जो इसमें ऑप्शंस दे रखते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट है हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, बिल्कुल सही। अगर ऐसा होगा तो हम मार्केट गार्डनिंग वहाँ पे सक्सेसफुल होगी। सेकंड, गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, यस, वहाँ पे गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट भी इंडिस्पेंसिबल है। इंडिस्पेंसिबल मीन्स असेंशियल है, तो ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाता है हमारा आ जाता है सी। इसका जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है सी। अगर आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें ऐसी बहुत सारी टर्म्स आएंगी, तो वही हम देख रहे हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स इन इंडिया? कौन सी इंडिया की मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं, मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं जो कि जिसके हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स हैं? तो आपको पता ही होगा ये जो टोटल फैमिलीज़ की बात कर रहे हैं ना, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस की जो फैमिलीज़ हैं वो 4 ही फैमिलीज़ हैं, ऑस्टरिक, द्रविडियन, साइनो तिब्बतन एंड इंडो यूरोपियन। देखो, ऑस्टरिक का दूसरा नाम है निषादा। ऑस्टरिक का दूसरा नाम है निषादा। इसमें मेनली जो होती हैं वो ट्राइबल लैंग्वेजेस होती हैं। कौन सी होती हैं इसमें? मेनली इसमें होते हैं ट्राइबल लैंग्वेजेस। और ये टोटल स्पीकर्स के इसमें होते हैं ओनली 1.38% स्पीकर्स। ओनली कितने स्पीकर्स होते हैं इसमें? 1.38 स्पीकर्स, ठीक है। फिर आती है हमारी द्रविडियन। द्रविडियन मतलब जो साउथ इंडिया में बोली जाती है वो होती है हमारी 20%। इसमें और भी बहुत सारी, साउथ द्रविडियन, सेंट्रल द्रविडियन, नॉर्थ द्रविडियन, ठीक है। नॉर्थ में जैसे कि बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, एमपी में जो बोली जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी साइनो तिब्बतन। साइनो तिब्बतन में भी 2 बटी हुई हैं, जैसे कि तिब्बतो म्यांमारी हम बोल सकते हैं, एक होती है तिब्बतो चाइनीज़, ठीक है, तिब्बतो चाइनीज़। और ये तो केवल 0.8% होते हैं, ये स्पीकर्स बहुत ही कम है, ठीक है। हमारे इंडियन लैंग्वेजेस में बहुत ही कम स्पीकर्स हैं इसके। सबसे लास्ट में आते हैं इंडो यूरोपियन, इसी को हम आर्यन भी बोलते हैं, और ये जो है ये इसके जो स्पीकर्स हैं वो हमारे हैं 73%। इसके जो स्पीकर्स हमारे वो हैं 73%। और इसमें ये 3 सब फैमिलीज़ में बटी हुई है, जिसको हम बोल सकते हैं, एक तो है ईरानियन, एक है डार्डिक। ये जो डार्डिक है
डार्डेक, एक बताती हूँ मैं, एक है इंडो आर्यन, ठीक है। ये जो डार्डिक है ये सीएपीएफ के पेपर में आया हुआ था लास्ट ईयर कि जो डार्डिक है ये कौन सी फैमिली से रिलेटेड है, तो इंडो यूरोपियन, साइनो तिब्बतन, द्रविडियन, ऑस्टरिक, ये 4 ऑप्शन आए हुए थे। तो यूपीएससी, वो भी यूपीएससी का एग्जाम है तो ये अभी भी आ सकता है, ठीक है। तो कि डार्डिक किस में है, ईरानियन किस में है, इंडो आर्यन किस में है, तो इसलिए मैंने इनका जो आगे का डिवीजन है वो भी बता दिया है, ठीक है। इसमें मेनली ट्राइबल है और द्रविडियन ओनली 20% स्पीकर्स हैं, सबसे कम स्पीकर्स हैं साइनो तिब्बतन के जो कि 0.85। उसके बाद आता है हमारा इंडो यूरोपियन जिसको हम आर्यन भी बोलते हैं, उसके हैं 73% स्पीकर्स। और ये किस किस में बटी हुई है, जैसे कि ईरानियन जो कि आउटसाइड इंडिया के हैं वो जो बोलते हैं। फिर डार्डेक, डार्डेक मतलब जो मेनली जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, ठीक है। और इंडो आर्यन ये कुछ जम्मू कश्मीर में, पंजाब, हिमाचल, यूपी, राजस्थान, हरियाणा जो भी है यहाँ पे जो बोली जाती है, गुजरात वगैरह, तो ये बोली जाती है इंडो यूरोपियन जिसको आर्यन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या पूछा था, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीकर कौन सी लैंग्वेज के इंडिया में, तो किसके हैं, वो है इंडो यूरोपियन के। किसके हैं, इंडो यूरोपियन के। क्या आपको सारी लैंग्वेजेस समझ में आ गई, इस चीज़ को रट लेना, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जो मेनली कंसेप्ट हैं वो रटने वाले ही हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको रटनी ही पड़ेंगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड का है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, शुगर इंडस्ट्री इज अ सीजनल इंडस्ट्री, ठीक है। सेकेंड है इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। थर्ड है द क्रॉप यील्ड ऑफ शुगर केन इज हायर इन नॉर्दर्न इंडिया देन इन साउदर्न इंडिया, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले जो शुगर इंडस्ट्रीज है, जो शुगर इंडस्ट्री है वो सीजनल इंडस्ट्री ही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो ये है हमारी शुगर इंडस्ट्री वो सीजनल इंडस्ट्री। फर्स्ट स्टेटमेंट जो हो गई हमारी बिल्कुल करेक्ट हो गई। सेकंड स्टेटमेंट में आ जाते हैं कि जो इंडिया है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया कौन सा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है शुगर केन का, वो है ब्राज़ील। उसके बाद आता है इंडिया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा चाइना, ठीक है। और अगर हम इंडिया की ही बात करें कि इंडिया में प्रोडक्शन जो है हमारा सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है, जैसे कि ब्राज़ील है ना, वो वर्ल्ड के 40% वर्ल्ड प्रोडक्शन का ब्राज़ील से आता है। तो इंडिया से कितना आता है, इसका हाफ मान लो, अप्रोक्स 20%, मतलब 19% आता है, लेकिन 19% ग्लोबल प्रोडक्शन का इंडिया से आता है। और यहाँ पे जो इसका एरिया है जिसमें हम इसको ग्रो करते हैं वो है 2.4% ऑफ क्रॉप्ड एरिया। क्या है, 2.4% ऑफ क्रॉप्ड एरिया में हम इसको लगाते हैं शुगर केन को। और क्या है, और इसके बारे में हम कुछ चीज़ें बताएं कि ये जो है वेट लूजिंग क्रॉप है। क्या है, वेट लूजिंग क्रॉप है, ठीक है। और हम इसके बारे में बताएं कि इंडिया में इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन आ जाता है, मतलब महाराष्ट्र लीडिंग प्रोड्यूसर इसका, ठीक है। 1/3 से भी ज़्यादा जो टोटल प्रोडक्शन होता है इंडिया का वो महाराष्ट्र ही करता है, ठीक है। तो अगर हम इंडिया में बोलें तो इसमें महाराष्ट्र आ जाता है, ठीक है। और इसमें बोला कि थर्ड जो हमारी स्टेटमेंट दे रखी है वो बोल रखी है कि द क्रॉप यील्ड ऑफ शुगर केन इज हायर इन नॉर्दर्न इंडिया देन इन साउदर्न इंडिया, कि जो यील्ड है वो शुगर केन की नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी जो क्रॉप यील्ड है शुगर केन की वो हमारे साउदर्न इंडिया में ज़्यादा है। क्रॉप यील्ड कहाँ पे ज़्यादा है, साउदर्न इंडिया में। साउदर्न इंडिया में जो क्रॉप यील्ड है वो ज़्यादा है नॉर्थ इंडिया से, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है, कि ये है। और अगर हम महाराष्ट्र सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है इंडिया में, यूपी, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब हमारे सारे ही हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या बच गया, शुगर इंडस्ट्री सीजनल है, बिल्कुल सही। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, नहीं, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ब्राज़ील, उसके बाद इंडिया, उसके बाद चाइना। ब्राज़ील 40% ग्लोबल प्रोडक्शन का प्रोड्यूस करता है, इंडिया 19% प्रोड्यूस करता है। और 2.4% जो क्रॉप एरिया है वो है वेट लूजिंग क्रॉप है, महाराष्ट्र में होती है। तो हमारे बताना कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सेकंड और थर्ड तो हमारी रॉन्ग हो जाते हैं, तो एक ही स्टेटमेंट बनती है वो हमारी ए। तो जो हमारा थर्ड का जो वो आंसर आ जाता है वो हो जाता है ए, ठीक है। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई। अगर मैं शुगर केन के बारे में और बताऊं कि इसके लिए जो एमएसपी नहीं होता है, इसके लिए एक सीएसीपी जो मतलब आपने सुना ही होगा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो है वो रिकमेंड करती है एफआरपी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ये इसके लिए होता है। इसके लिए एमएसपी नहीं होता है, ठीक है। एक होता है कि एक और इसमें टर्म आती है एसएपी, स्टेट एडवाइज्ड प्राइस। क्या होते हैं ये, स्टेट एडवाइज्ड प्राइस, ये मेनली स्टेट गवर्नमेंट एडवाइस करती हैं। और ये मतलब यूजुअली, ये तो नहीं कह सकते कि ऑलवेज, ये यूजुअली हाई होते हैं एफआरपी से, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके कंटेक्स्ट में ये दो टर्म भी अलग से यूज होती हैं, एफआरपी एंड एसएपी, स्टेट एडवाइज्ड प्राइस एंड फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है। इसको जो रिकमेंड करता है वो करता है सीएसीपी, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट रिगार्डिंग द कॉटन इंडस्ट्री। हमें बताना है कि कॉटन इंडस्ट्री के बारे में कौन सी चीज़ सही है, ठीक है। तो सबसे पहले है सही बतानी है, एक ही स्टेटमेंट इसमें सही है, देख लेते हैं। कॉटन इज ए नॉन वेट लूजिंग रॉ मटेरियल। क्या ये चीज़ सही है, ये
बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो कॉटन है वो नॉन वेट लूजिंग रॉ मटेरियल है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये वेट लूज नहीं करती है, बिल्कुल सही है। सेकंड है कॉटन इंडस्ट्रीज आर मोस्टली मार्केट बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो कॉटन इंडस्ट्रीज हैं वो मेनली मार्केट बेस्ड है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जहाँ पे भी कपड़े बनते हैं वहीं ना उसको ले जाएंगे, वेट लूजिंग नहीं है तो वहाँ पे पहुँचा देंगे जहाँ पे इसकी ज़्यादा मार्केट ओरिएंटेड होगी, जहाँ पे कपड़े बनते होंगे पहनते होंगे, ठीक है, तो ये मार्केट बेस्ड इंडस्ट्री भी है, ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही होगी। थर्ड आ जाता है कि महाराष्ट्र, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, जो कॉटन के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं वो कौन है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रा, ये सारे हैं। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि गुजरात, आंध्रा और महाराष्ट्र ये इसके लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। तो अगर इंडिया में ये लीडिंग प्रोड्यूसर है तो वर्ल्ड में कॉटन का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? तो वर्ल्ड में है इसका कॉटन का लीडिंग प्रोड्यूसर चाइना, और देन आता है इंडिया, ठीक है। चाइना इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ठीक है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है कॉटन का। इंडिया जो है कॉटन प्रोड्यूस का टोटल 8% प्रोड्यूस करता है, 8% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन, 8% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन जो है इंडिया प्रोड्यूस करता है। और कितने एरिया में है ये, कितने एरिया में ग्रो करता है कॉटन को? 4.7% क्रॉप्ड एरिया है इसका। कितना है? 4.7% क्रॉप्ड एरिया। अभी हमने शुगरकेन का पढ़ा था, अभी अगर मैं यहाँ पे शुगरकेन का लिखूँ तो वहाँ पे वर्ल्ड प्रोडक्शन का हम कितना प्रोड्यूस करते हैं? अप्रोक्स 20%, और वहाँ का क्रॉप्ड एरिया कितना है? 2.4 या कुछ था, कितना था? 2.4%, हाँ 2.4%, ठीक है, वो था 2.4%। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि हम जो है क्रॉप्ड एरिया कॉटन को ज़्यादा उगाते हैं और वर्ल्ड प्रोडक्शन का हमारा शुगरकेन ज़्यादा होता है, ठीक है। हम ये आ गया हमारा, क्या हो गया, हमें वर्ल्ड प्रोडक्शन में देख लिया, तो क्रॉप्ड एरिया देख लिया कि अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है कि किसका क्रॉप्ड एरिया जाता है तो शुगरकेन से, तो कॉटन का ही क्रॉप्ड एरिया हमारा जाता है, ज़्यादा है, सॉरी, ठीक है। और जहाँ इसकी मेनली जो इल्ड है ना कॉटन की, वो रेन फेड कंडीशन में कम होती है। रेन फेड कंडीशन जब होती है ना तो उसकी लो होती है, ठीक है। तो इल्ड जहाँ पे रेन फेड कंडीशन होगी वहाँ कम होगी, इट मीन्स साउदर्न इंडिया में मेनली जो कॉटन की एग्रीकल्चर होती है वो रेन फेड ही होती है, मतलब कहाँ पे? साउदर्न इंडिया में। तो वहाँ पे जो कॉटन की इल्ड होगी साउदर्न इंडिया में वो लो होती है। और एक अगर हिस्ट्री से देखा जाए तो सबसे पहली कॉटन मिल कहाँ पे खुली थी? फर्स्ट मॉडर्न कॉटन मिल तो वो खुली थी 1854 में मुंबई में। फर्स्ट कॉटन मिल की बात करें 1854 में कहाँ खुली थी? मुंबई में, ठीक है। और एक आधी चीज़ बात करें, मतलब कि कॉटन को अगर आपने हमारा ज्योग्राफी का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज देखी है तो उसमें हमने बहुत अच्छे से जो भी क्रॉप्स आई हैं उनके बारे में बताया, जैसे कि कॉटन हो गया उसको एटलीस्ट 2-10 जो है फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए, क्लीन स्काई चाहिए फ्लावरिंग स्टेज के लिए, खरीफ क्रॉप है ये, 50 to 100 सेंटीमीटर इसका जो है रेनफॉल चाहिए, ब्लैक सोइल में ये बेस्ट होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम उस लेक्चर में करवा चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपने हमारा वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। फिफ्थ है प्राण वायु सीन रिसेंटली इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू। प्राण वायु क्या है? अब देखो अभी न्यूज़ में चल रहा था तो अगर आपको पता है तो इसका करो। तो जो प्राण वायु है वो क्या है? ए लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर है। क्या है? ए लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई। जो प्राण वायु है वो लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर है। क्लोज लूप वेंटिलेटर भी बोल देते हैं इसको, क्लोज लूप वेंटिलेटर। क्लोज लूप वेंटिलेटर में क्या होता है ना कि वो खुद ही एडजस्ट कर लेता है अपना जो प्रेशर वगैरह होता है ना कि कितना डालना है कितना नहीं डालना है, तो वो खुद ही अपना एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर कॉल्ड गोल्ड कॉलर प्रोफेशंस। कौन सी एक्टिविटीज़ को गोल्ड कॉलर प्रोफेशंस कहा जाता है? गोल्ड कॉलर प्रोफेशन कहा जाता है कोई भी जो कि न्यू टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन वालों को, क्रिएशन वालों को बोला जाता है गोल्ड क्या कहते हैं? गोल्ड कॉलर प्रोफेशंस, ठीक है। तो ये होते हैं क्वीनरी एक्टिविटीज़, मेनली इनको बोलते हैं क्वीनरी एक्टिविटीज़, ठीक है। तो जो 6 का आंसर हो जाता है वो जाता है ए, ठीक है। ये होती है क्वीनरी एक्टिविटी, ठीक है। इसमें भी कॉलर वर्कर्स की अगर मैं बात करूँ, कई टाइप्स के कॉलर वर्कर्स हैं। तो अगर आप एक बार जल्दी से इसका क्विक नोट बना लो तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब बाद में फिर कभी बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि देखो सबसे पहले आप देख लेते हैं ग्रे जो होता है वो रिटायर्ड वर्कर्स के लिए यूज़ होता है। ग्रे कॉलर वर्कर्स बोलते हैं रिटायर्ड वर्कर्स को। एक होते हैं ब्लू होते हैं जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं। ब्लू क्या होते हैं? जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं। एक होते हैं रेड क्या होते हैं? जो प्राइमरी लेवल पे काम करते हैं अंडर सन एंड विद वाटर। मेनली इसमें आते हैं फार्मर्स, मेनली इसमें आते हैं रेड कॉलर वर्कर्स में फार्मर्स। फिर आते हैं ब्लैक कॉलर वर्कर्स। ब्लैक कॉलर वर्कर्स में क्या होते हैं? जो मेनली माइनिंग से रिलेटेड काम करते हैं, माइनिंग ड्रिलिंग जो भी हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पिंक कॉलर वर्कर। पिंक कॉलर होते हैं मेनली जो टर्शरी एक्टिविटीज़ में होते हैं, जो टर्शरी एक्टिविटीज़ में होते हैं, जैसे कि नर्स हो गई, एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स हो गए, ये वाले, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे वाइट कॉलर वर्कर्स। वाइट कॉलर वर्कर्स में कौन आते हैं? प्रोफेशनल्स जैसे कि डॉक्टर हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, ये सारे वाइट कॉलर वर्कर्स में आते हैं। उसके बाद आते हैं येलो कॉलर वर्कर्स जो कि क्रिएटिव वर्क करते हैं, कोई भी क्रिएटिव वर्क करते हैं, जैसे कि फिल्म मेकर हो गया, फोटोग्राफर हो गया, डायरेक्टर हो गया, एडिटर हो गया, ये सारे क्या होते हैं? जो क्रिएटिव वर्क क्रिएट करते हैं, क्रिएटिव वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं ग्रीन कॉलर वर्कर। ग्रीन कॉलर वर्कर क्या होते हैं? जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में काम करते हैं,
जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करते हैं, उनको बोलते हैं ग्रीन कॉलर वर्कर। तो ये हैं कुछ, आप इनको रट लेना, ठीक है। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाता तो वो आपको इससे रॉन्ग नहीं होगा। तो ये है हमारे, स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज़ का। तो कौन से हैं, तो इसमें देख ले कि गोल्ड कॉलर वर्कर कौन से, तो वो होते हैं क्विनरी प्रोफेशन। प्राइमरी एक्टिविटीज़ वाले मेनली क्या होते हैं, रेड कॉलर, मतलब अगर फार्मर्स की बात करें तो रेड कॉलर होते हैं। अब आ जाते हैं हम, और सेकेंडरी में क्या होती है, मेनली मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वाले को, इंडस्ट्रीज़ में क्या था, ब्लू कॉलर, इसमें क्या था, मेनली रेड कॉलर। तो क्या आपको ये समझ में आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विद रेफरेंस टू द ग्रोथ ट्रेंड ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें ग्रोथ ट्रेंड के बारे में बताना है ग्लोबल पॉपुलेशन का, कि कैसे चल रहा है, ठीक है। जो इसका ग्रोथ ट्रेंड क्या है, हाँ, ग्लोबल पॉपुलेशन का ग्रोथ ट्रेंड बताना है। तो फर्स्ट है ग्लोबल टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ बीन इंक्रीजिंग इन लास्ट सेंचुरी, कि जो डबलिंग टाइम है पॉपुलेशन को, जो डबल होने का टाइम है वर्ल्ड पॉपुलेशन का, वो इंक्रीज हो रहा है लास्ट सेंचुरी में, इंक्रीज होगा। देखो पॉपुलेशन इतनी जल्दी से बढ़ रही है, तो डबल जो पॉपुलेशन वो जल्दी होगी कि लेट होगी, जल्दी होगी, ठीक है। तो बढ़ नहीं, टाइम क्या होगा, कम लगेगा। तो डबलिंग टाइम जो है वो बढ़ नहीं रहा, वो हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डबलिंग टाइम हमारा बढ़ नहीं रहा, वो हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सेकंड जो स्टेटमेंट है, एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज लेस देन हाफ ऑफ द करंट लेवल, कि जो जब 20th सेंचुरी शुरू हुई, जब 1900 आया, द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज लेस देन हाफ ऑफ इट्स करंट लेवल। अभी करंट लेवल पे पॉपुलेशन कितनी है, अप्रोक्स 7 बिलियन, ठीक है, जो अभी 7 बिलियन है। और 1900 के टाइम पे कितनी थी, 2 बिलियन थी। तो क्या डबल से ज़्यादा हो गई है, बिल्कुल। 2 जा 4 से तो ज़्यादा ही हो गई है, 3 टाइम्स हो गई है वैसे देखा जाए तो डबल से ज़्यादा हो गई। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि अभी जो पॉपुलेशन है वो हाफ से भी कम थी, ठीक है। 7 का हाफ अगर हम माने कितना होगा, 7 का हाफ कितना होता है, 3.5, तो उससे भी कम थी हमारी पॉपुलेशन उस टाइम पे। तो ये चीज़ है कि हमारी अभी हो गई है अप्रोक्स 7 बिलियन, और 1900 के टाइम पे थी 2 बिलियन। तो देख लो कितना है, तो हाफ से भी कम थी उस टाइम पे। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो जाता है बी। इसका जो आंसर हो जाता है वो जाता है बी। क्या ये आपको स्टेटमेंट समझ में आई कि इसका ये आंसर कैसे आया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सबसे पहले है टर्म इवेंट बोट। टर्म इवेंट बोट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ क्या है, अभी जो पेगासस आपने सुना होगा वैसा सही इवेंट बोट है, ठीक है। क्या है ये, तो ये है ए मालवेयर स्टील पर्सनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र। एंड्रॉयड फ़ोन यूजर से जो को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन स्टील करता है, यही आ जाती है टर्म पेगासस रिसेंटली सीन इन न्यूज़। क्या है पेगासस, क्या है पेगासस भी स्पाईवेयर है, मालवेयर है, जो कि इजरायली कंपनी NSO ने बनाया है। और इसको तो मतलब जीरो क्लिक अटैक, अगर हम पेगासस की बात करें तो वो तो जीरो क्लिक अटैक वाला है। आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल आएगी और डायरेक्ट आपका डेटा लीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेडिमेंट्री बेसिन्स इन इंडिया। हमें सेडिमेंट्री बेसिन्स के बारे में बताना है इंडिया के, ठीक है। इन इंडिया दे आर लोकेटेड ओनली अलोंग विद ऑफ शोर एरियाज, जो ये हैं ये केवल और केवल ऑफ शोर एरियाज में होते हैं हमारे सेडिमेंट्री बेसिन। तो ऐसा नहीं है, इंडिया में टोटल 26 सेडिमेंट्री बेसिन है। कितने सेडिमेंट्री बेसिन अगर हम इंडिया की बात करें तो 26 हैं। 26 में भी कुछ ऑनलैंड है, कुछ ऑफ शोर हैं, और कुछ डीप वाटर में है, और कुछ जो है वो हमारे डीप वाटर में है। और अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट की सबसे पहले ओनली अलोंग विद ऑफ शोर एरियाज नहीं, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी जो है वो रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। सेकंड है दे आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑयल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। यस, ये जो है ऑयल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के जो है इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। और क्या है कि मेनली अगर हम शेल गैस की सेडिमेंट्री बेसिन्स की बात करें ना, तो सेडिमेंट्री बेसिन्स का मेनली जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया है वो कम ही होता जा रहा है। हम ज़्यादातर चीज़ें एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम 1995 की बात करें, तब जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया था इंडिया का सेडिमेंट्री बेसिन्स का वो 50% था, मतलब आधा हमने एक्सप्लोर किया था, आधा एक्सप्लोर नहीं किया था, ठीक है। लेकिन अब की बात करूँ, अब हमने 15% तक हमारा अनएक्सप्लोर्ड एरिया रह गया बस, और हमने सारा एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है। तो आप जैसा कि मैंने बोला था वैसे शायद क्वेश्चन कर रहे हो कि आप एक नोटबुक ले लो, और उसमें जैसे ही मैं क्वेश्चन करवाती हूँ वीडियो को पॉज करो, अपना आंसर वहाँ पे लिखो, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखो कि मतलब इसका एक्सप्लेनेशन देखो, तभी आपको इसमें मैक्सिमम फायदा होगा। नहीं तो आप देखोगे और भूल जाओगे इस चीज़ को। अगर आपका वहीं पर गलत होगा तब आप उस पर ध्यान दोगे, उस क्वेश्चन पर, ठीक है। तो ये चीज़ आप करना कि आप पहले एक नोटबुक लेके बैठना, और जो भी आपको नया पॉइंट मिले उसमें उसको बस नोट कर लेना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सरफेस वाटर इन इंडिया इज यूटिलाइज्ड बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर, की जो मैक्सिमम जो वाटर है वो यूटिलाइज होता है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर के द्वारा। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के द्वारा मैक्सिमम वाटर यूटिलाइज होता है? तो ये चीज़ याद रखना कि सरफेस वाटर बोल रखा है। सेकंड है द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडिया इज यूटिलाइज्ड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर। दो चीज़ें बोल रखी हैं, एक है सरफेस वाटर, एक है ग्राउंड वाटर,
एक होता है सरफेस वाटर, एक है ग्राउंड वाटर। तो जो है ना दोनों ही, सरफेस वाटर हो चाहे ग्राउंड वाटर हो, सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम यूज़ करता है ना वो होता है हमारा एग्री सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। सरफेस वाटर का 89% और हमारा ग्राउंड वाटर का 92% जो है हमारा ये एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर हम सरफेस वाटर की बात करें, अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के सरफेस वाटर की बात करें तो केवल 2% यूज़ करता है ये हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, और ग्राउंड वाटर का ओनली 5% यूज़ करता है। तो पहले स्टेटमेंट दे रखी है द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सरफेस वाटर इन इंडिया इज यूटिलाइज्ड बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर, रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकंड है द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडिया इज यूटिलाइज्ड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर, तो ये स्टेटमेंट तो सही लग रही है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही होगी, ठीक है। और इंडिया में तो आपको और तो पता ही होगा, रेन फेड कल्टिवेशन में इंडिया की रैंक फर्स्ट है, ठीक है, एरिया में भी और वॉल्यूम में भी, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है बी। कौन सा करेक्ट था वो पूछा था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्ले अ रोल इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया। कौन सा जो फैक्टर है वो रोल प्ले करेगा इंडिया की रूरल सेटलमेंट को सेटल करने में। तो एक चीज़ देखो कि रूरल सेटलमेंट्स इंडिया में कब होती हैं, कैसी कैसी, मतलब किस क्यों होती हैं, ठीक है। देख लेते हैं नेचर ऑफ टेरेन, वहाँ का टेरेन कैसा है, प्लेन एरिया है, माउंटेन एरिया है, ड्राउट एरिया है, कैसा है, डेजर्ट एरिया है। तो यस टेरेन पे डिपेंड करती है रूरल सेटलमेंट वहाँ पे कैसी होगी। सेकंड कास्ट एंड एथनिसिटी ऑफ पीपल, यस ये भी है, अभी तक कास्ट एंड एथनिसिटी के बेस पे भी, मतलब अगर कोई गाँव है वहाँ पे भी अलग अलग एरिया बढ़ जाते हैं, जैसे कि ब्राह्मणों का एरिया है, ये जाटों का एरिया है, ये उनका एरिया, ठीक है, वो भी बढ़ जाते हैं। थर्ड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पे वाटर होगा, जहाँ पे ज़्यादा दूर लोगों को ना जाना पड़े, उसके आसपास ही लोग बस जाते हैं, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन रिवर्स के पास ही मतलब बसी थी, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाती हैं कि सारी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि हमारी जो रूरल सेटलमेंट्स है वो कैसे होंगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स कौन कौन से हैं। मेटालिक मिनरल्स देखो, अगर आपने है ना 12th में अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ी है ना तो इस क्वेश्चन को कर बिल्कुल हलवा है ये क्वेश्चन, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में है ना ऐसा कुछ होता है, एक एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। जो भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो सारे नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स होते हैं। अब देख लो वहाँ पे कौन कौन सा आता है, ठीक है। देखो कॉपर जो है ना यहाँ आता है, तो ये जो सारे ना ये सारे ही मेटल हैं, ठीक है, ये इधर मैक्सिमम मेटल्स हैं, ठीक है। तो कॉपर, यस कॉपर तो मेटल है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक फॉर्म है कार्बन का, और कार्बन कहाँ पे आता है, पी ब्लॉक में आता है, ठीक है। तो कार्बन जो है वो ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एक फॉर्म है, और कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, तो ये भी क्या होगा, सेकंड ग्रेफाइट जो है नॉन मेटल है। तो सेकंड जहाँ पे होगी वो कट कर जाएंगे और जहाँ पे फर्स्ट होगी वो तो होगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं थर्ड, यस बॉक्साइट भी क्या है, एक मेटल है। तो फोर्थ होता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन तो आपने पढ़ाई होगा, लाइमस्टोन क्या है, एक नॉन मेटल है। लाइमस्टोन क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये देखो ये पीरियोडिक टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बस नॉर्मल अगर आप 11th-12th में नहीं भी पढ़ी है ना तो एक बार उन एलिमेंट्स को ना जाके नेट पे और उनको देख लो कि एस ब्लॉक में कौन से हैं, डी ब्लॉक में कौन से हैं, बस नाम पढ़ लो, और पी ब्लॉक में कौन से हैं, जो यहाँ होंगे वो तो होंगे ही नहीं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी आर कंप्लीटली अंडर पब्लिक सेक्टर। जो एटॉमिक एनर्जी के अंडर जो इंडस्ट्रीज हैं वो कंप्लीटली पब्लिक सेक्टर के अंडर हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जो एटॉमिक एनर्जी के अंडर जो अभी तक हैं, अभी तक एटॉमिक एनर्जी को गवर्नमेंट ने 100% ऑटोमेटिक रूट से नहीं किया, ठीक है, तो वो अभी 100% पब्लिक सेक्टर में ही है। सेकंड है नो इंडस्ट्री रिक्वायर प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर इन्वेस्टिंग इन डी लाइसेंस सेक्टर। देखो डी लाइसेंस सेक्टर मतलब जिसमें कोई भी काम शुरू करने से पहले लाइसेंस लेना पड़े। डी लाइसेंस्ड मतलब ना लेना पड़े, तो कोई इंडस्ट्री को प्रायर अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से अगर वो डी लाइसेंस। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि ऐसा डी लाइसेंस सेक्टर में क्यों ही बोलेंगे। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही होगी, तो आंसर हो गया इसका सी, क्योंकि इसमें पूछा था करेक्ट कौन सा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। Which of the following statements are correct regarding the direct seeding of rice technique? डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस टेक्निक के बारे में बताना है। ये अभी न्यूज़ में क्यों चल रहा है, ये न्यूज़ में इसलिए चल रहा है क्योंकि क्या हो गया था ना, कोविड टाइम पे मेनली जो लेबर है वो चली गई थी। मेनली जैसे कि जहाँ पे भी लगाते हैं यूपी बिहार या जो भी जहाँ के भी लोग मैक्सिमम आते हैं लगाने धान वगैरह को, वो लेबर मेनली चली गई थी कोविड टाइम में, ठीक है। बहुत ही उस टाइम में वो सारे चले गए थे। तो क्या था, लोग अब उतनी मेहनत कर नहीं सकते, मतलब डायरेक्ट प्लांटेशन लगाते हैं, वो पानी खड़ा होता है उसमें वो प्लांट लगाते हैं। तो डायरेक्ट सीडिंग टेक्निक से, डायरेक्ट सीडिंग मतलब जैसे और क्रॉप्स को उगाते हैं, जैसे कि मतलब डायरेक्ट सीड डाल दिया जमीन में, तो उसी को बोलते हैं। तो फर्स्ट है इट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए राइस क्रॉप फ्रॉम सीड सोन इन फील्ड रादर देन बाय ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग फ्रॉम नर्सरी। बिल्कुल सही है, उसमें डायरेक्ट बीजों को ही बो दिया जाता है, ये होती है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। सेकंड है दिस टेक्निक रिक्वायर ग्रीन हाउस, दिस टेक्निक रिड्यूसेस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ये जो टेक्निक है ये जो है ग्रीन हाउस एमिशन को कम कर देती है, बिल्कुल ये जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम कर देती है, ये तो इसकी मेन फ़ायदा है। और क्या, वाटर को बचा देती है, क्योंकि उसमें हमें वाटर खड़ा करना पड़ता है अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं सीडलिंग्स को, ठीक है। और क्या हो जाता है, इसमें लेबर कम लगती है, टाइम कम लगता है, एनर्जी कम लगती है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो जाता है, यही तो इसके फ़ायदे हैं,
ठीक है। डिसएडवांटेजेस जब किसके ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जो खड़ा हुआ वाटर है ना वो एज ए हर्बिसाइड काम करता है, ठीक है। पेस्टिसाइड उसमें वो नहीं लगते, क्या बोलते हैं उसको, वीड्स इतने ज़्यादा नहीं लगते। लेकिन अगर हम डायरेक्ट सीडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे वीड्स ज़्यादा होंगे, वहाँ पे न्यूट्रिएंट डिसऑर्डर होगा उस प्लांट में, और क्या होगा, बर्ड्स और जो रेड्स हैं उससे एक्सपोजर हो जाएगा, ठीक है। और जो स्टैंडिंग वाटर हर्बिसाइड की तरह यूज़ होता है, और जो वहाँ पे वीड्स ग्रो नहीं होने देता। तो जो ट्रांसप्लांटिंग ऑफ सीडलिंग है वो ज़्यादा अच्छा है, बट मेहनत है उसमें, लेबर लगेगी, टाइम लगेगा, एनर्जी लगेगी, ठीक है। लेकिन ये है जल्दी हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है, इसका दोनों ही स्टेटमेंट जो है हमारे वो सही है, ठीक है। तो हमारा 14 का जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है सी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। Which of the following are identified shale gas basins for exploration? Shale gas basins बताने हैं इंडिया में कौन कौन से हैं। सेल गैस बेसिन्स, देखो सेल गैस बेसिन्स जो है ना इंडिया में, जो मैं लिखवा रही हूँ बस वही है, ठीक है, जो मैं लिखवा रही हूँ बस वही है। कैम्बे, ठीक है, एक तो कैम्बे रीजन है, एक गोंडवाना रीजन है, ठीक है, एक कावेरी रीजन है, एक इंडो गंगेटिक रीजन है, एक इंडो गंगेटिक रीजन है, और एक है असम अराकन रीजन, असम अराकन रीजन, और एक है ये कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है। केवल और केवल यही है जहाँ पे शेल गैस बेसिन बनते हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, और कहीं नहीं है। देख लेते हैं, कैम्बे है इसमें, यस कैम्बे है, केजी बेसिन है, यस है, असम अराकन है, यस है, क्या इंडस रिवर बेसिन है, ओनली इंडस रिवर नहीं, इंडो गंगेटिक बेसिन है, इंडो गंगेटिक बेसिन है, केवल इंडस रिवर बेसिन नहीं है। तो फोर्थ स्टेटमेंट नहीं है, अगर आपको फोर्थ भी पता है तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। सेडिमेंट शेल गैस बेसिन इंडिया में कहाँ कहाँ है, तो इसको रट लेना, ये कहाँ कहाँ है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। जियो फेंसिंग किसको बोलते हैं? अभी कोरोना के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो टेक्निक यूज़ हुई थी आपको पता है, 300 मीटर तक ये पता लगा सकती है कि कोई भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है, ठीक है। कोरोना में उनको जियो फेंस किया गया था। तो आंसर क्या है इसका? लोकेशन बेस्ड सर्विस इन विच एन ऐप और सॉफ्टवेयर यूजेस जीपीएस, RFID, वाईफाई और सेलुलर डाटा टू ट्रिगर अ प्री प्रोग्राम्ड एक्शन, ठीक है। अप टू 300 मीटर तक एक्यूरेट होती है, ये अप टू 300 मीटर तक एक्यूरेट होती है, उसके बाद नहीं पता चलता है, ठीक है। ये होती है जियो फेंसिंग। क्या होती है? जियो फेंसिंग। जियो मतलब अर्थ और फेंस मतलब उसको बांध देना या कुछ उससे टेक्नोलॉजी से कुछ एरिया को। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कौन से हैं ये? क्या है? तारापुर, न्यूक्लियर प्लांट और स्टेट बतानी है। तो देखो तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही। रावत भाटा कहाँ पे है? राजस्थान में है, यस, ये भी आपने सुना होगा। कलपक्कम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कलपक्कम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और कैगा कहाँ पे है? कर्नाटका में। अभी सबसे ज़्यादा यूज नाम में आ रहे हैं ये, तो हमें बताना कि करेक्टली मैच कौन सा है। करेक्टली मैच तो फर्स्ट एंड सेकेंड है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड है। कलपक्कम है तमिलनाडु में, कैगा है कर्नाटका में, ये तो आपको याद है। एक देखो, एक दो और लिखवा देती हूँ, जैसे कि कुंडाकुलम जो है वो भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कुंडाकुलम तमिलनाडु में है। एक अगर हम बात करें नरोरा जो है वो कहाँ पे? यूपी में है। अभी एक जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आ रहा था काकरापार कहाँ पे है? गुजरात में है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। एक का नाम आ रहा था कोवाडा कहाँ पे है? आंध्रा में है। कोवाडा कहाँ पे है? आंध्रा में है। एक है हरिपुर कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो ये सारे आपको समझ में आ गए। कुंडाकुलम तमिलनाडु, नरोरा यूपी, काकरापार गुजरात, कोवाडा आंध्रा, हरिपुर वेस्ट बंगाल। रट लेना इनको, ठीक है। कुछ चीज़ें ना ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में रटने की ही है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। दिस स्टेज इन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में जो ग्राफ बनता है वो बनता है ऐसे, ठीक है। ये वाला ग्राफ है, अगर आपने नहीं देखा है तो अब देख लो, और जब पढ़ो तब देख लेना, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ग्राफ, ठीक है। ये होती है स्टेज 1, ये होती है स्टेज 2, यहाँ पे होती है स्टेज 1, यहाँ पे होती है स्टेज 2, लिख ही देती हूँ 1 2 3, रट लेना, मैं बस इसको बनवा रही हूँ। ये होता है हाई, कुछ भी होगा जो भी, यहाँ पे होगा हाई और लो, और यहाँ पे होगा लो और लो। यहाँ पे ऊपर लिख दो बर्थ रेट, नीचे लिख दो डेथ रेट, बर्थ रेट डेथ रेट, बर्थ रेट डेथ रेट। अब हम देख लेते क्या है, कुछ नहीं देखना। दिस स्टेज इन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इज मार्क्ड बाई हाई बर्थ रेट है एंड लो डेथ रेट। हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट कहाँ पे है? स्टेज बी में। क्या है? स्टेज बी में। डायरेक्ट आंसर लगा दो, ठीक है। रिजल्टिंग इन नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कंट्रीज लाइक केन्या एंड श्रीलंका आर करंटली सेड टू बी इन दिस स्टेज। केन्या और श्रीलंका को मेनली अभी इस स्टेज में बताया जा रहा है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में कौन सी स्टेज में आएगा? तो वो आएगा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की सेकंड स्टेज में, ठीक है। ये स्टेज बीच की होती है, ना ज़्यादा रूरल सोसाइटी होती है, ना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी होती है, ठीक है। ये जो होती है मेनली रूरल और एग्रीरियन सोसाइटी होती है, और ये जो होती है मेनली अर्बन और इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कौन सी सेटलमेंट्स के बारे में स्टेटमेंट बतानी है हमें, कौन सी सही है? तो याद रखना, हिमाचल में डिस्पर्स सेटलमेंट ही होती है, क्लस्टर्ड सेटलमेंट बुंदेलखंड में ही होती है, हेमलेटेड में जो वो है
सेटलमेंट वो लोअर गंगा प्लेन्स में ही होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये तीनों जो स्टेटमेंट है वो हमारी सही दे रखी है, ठीक है। हैमलेटेड सेटलमेंट, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, क्लस्टर्ड सेटलमेंट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, हमें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में कुछ चीज़ें बतानी हैं, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में कुछ चीज़ें बतानी है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली किसका पार्ट है? WHO का पार्ट है, ये भी है। सबसे पहले है कि इट इज़ अटेंडेड बाई डेलीगेशंस फ्रॉम ऑल दी WHO मेंबर्स, सारे WHO मेंबर से ये डेलीगेशंस आते हैं, बिल्कुल सही, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में सारे से आते हैं। सेकंड, इट इज़ हेल्ड इन जेनेवा एनुअली, ये जो है एनुअली होती है, बिल्कुल सही है। सेकंड, इट इम्प्लीमेंट्स द पॉलिसीज एंड डिसीजंस ऑफ WHO, ये जो है ये जो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करती, ये क्या है? बनाती है, डिटरमाइन करती है। ये पॉलिसीज़ को क्या करती है? डिटरमाइन करती है, इंप्लीमेंट नहीं करती। अभी मैं बताती हूँ क्यों। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, फर्स्ट एंड सेकंड हमारे करेक्ट हैं। देखो WHO के ना 2 पार्ट्स हैं, एक है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और एक है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बोर्ड, एक है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ठीक है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो एग्जीक्यूट करता है प्लान्स को, ठीक है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जो मेंबर हैं उनकी जो टर्म होती है वो 3 ईयर्स होती है, ठीक है। 34 कंट्रीज से इसको अभी लिया गया है, ठीक है। मीटिंग जो होती है ये ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार ये मिलते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा काम करना है ना। मेनली क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज एंड डिसीजंस को, क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या होती है? हर साल होती है। मेनली इसमें हेल्थ मिनिस्टर जो होते हैं मेंबर स्टेट्स के वो जाते हैं। अभी जो 2021 में हुई वो 74th मीटिंग थी इसकी, ठीक है। इसका थीम क्या था? एंडिंग दिस पेंडेमिक, प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट एंड बिल्डिंग टुगेदर ए हेल्दी, सेफ एंड फेयर वर्ल्ड। ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम मीन्स के लिए, अगर हम कंक्लूजन वगैरह लिख रहे हैं ना। और ये केवल और केवल डिटरमाइन करती है पॉलिसीज़ को। डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करने में इसका मेन रोल है, और क्या है? रिव्यू एंड अप्रूव प्रोजेक्ट्स, बजट को ये अप्रूव करती है, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के मेन काम यही है। 3 काम है, एक तो पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करती है, एक डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करने में वो होती है, और एक प्रोजेक्ट बजट को अप्रूव करती है। तो किस प्रोजेक्ट को कितना बजट देना है उसको भी ये अप्रूव करती है। तो हमारा स्टेटमेंट हो गया, बी आंसर आ गया, ठीक है। WHO के 2 पार्ट होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड, एक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, इनको भूलना मत। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग को सबसे ज्यादा कौन सा जो है वो डिस्क्राइब करता है ट्रक फार्मिंग को, ठीक है। तो देख लेते हैं, इट इज फार्मिंग इन विच फार्मर स्पेसिफाइज इन वेजिटेबल्स। तो आपको पता ही होगा कि ट्रक फार्मिंग क्या होती है, सॉरी ट्रक फार्मिंग क्या होती है। तो हमेशा याद रखना कि वेजिटेबल फार्मिंग को ही ट्रक फार्मिंग कहते हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स क्या होती है? बहुत जल्दी खराब हो जाती है, उनको तो पूरे ट्रक में भर के जल्दी से मार्केट तक पहुंचा दिया जाता है। तो जो ट्रक फार्मिंग है क्या किसको बोलते हैं? वेजिटेबल फार्मिंग को ही ट्रक फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, ट्रक फार्मिंग किसको बोलते हैं? वेजिटेबल फार्मिंग को। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में हमें कुछ चीज़ें बतानी है, जैसे कि फर्स्ट, ऑल दी रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर नॉन वेट लूजिंग रॉ मटेरियल्स। ऑल दी, हमेशा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हमेशा ना लगभग रोंग ही होती हैं। जैसे जब भी आप मेरे को देख रहे हो, चाहे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज देखी या ये वाली सीरीज देखी, कुछ मतलब 90% बोला है, 10% नहीं बोला, अगर तुक्का ही लगाना है तो, ठीक है। तो ये है कि सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के, वो नॉन वेट लूजिंग है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, लाइमस्टोन हो गया, क्ले हो गया, डोलोमाइट हो गया, जैसे कि कौन क्या क्या चीज़ यूज़ होते हैं, जैसे कि हो गया लाइमस्टोन हो गया, क्ले हो गया, डोलोमाइट हो गया, ये सारी क्या है? वेट लूजिंग है। और ये इसके रॉ मटेरियल भी हैं, ये रॉ मटेरियल भी हैं, और क्या है? वेट लूजिंग है। क्या है? वेट लूजिंग। इसमें सारे बोल के ऑल ऑफ दी, सारे नॉन वेट लूजिंग है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है हमारी रॉन्ग। सेकंड है, इन इंडिया ऑल स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड नियर दिस साइट्स ऑफ रॉ मटेरियल। ऑल स्टील प्लांट्स, कैसा हो सकता है कि सारे स्टील प्लांट्स जो हैं वो रॉ मटेरियल के पास नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रॉ मटेरियल के पास नहीं। अभी मतलब जैसे कि बात करें विजग, जो विशाखापट्टनम में, आंध्रा में जो हमारा ये खुला है स्टील प्लांट, ये फर्स्ट पोर्ट बेस्ड स्टील प्लांट है 1902 में, फर्स्ट पोर्ट बेस्ड स्टील प्लांट कौन सा है? विजग में जो है, विजग मतलब विशाखापट्टनम में जो खुला है आंध्रा में, ठीक है। तो सारे तो नहीं है, अभी एक एग्जांपल तो मैंने डायरेक्ट नहीं दे दिया कि ये वाला है, ठीक है। तो ऑल तो नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट जो हमारी करेक्ट कौन सी है? कोई भी नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा डी, ठीक है। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई कि मैंने क्यों लिखा? क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो हमारी एक्सट्रीम दे रखी है इसमें, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहिए कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स वाली क्वेश्चंस बहुत ही कम सही होते हैं, ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्स रेशियो इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। फर्स्ट है, इन इंडिया द फीमेल आउट नंबर मेल्स इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन अर्बन एरियाज। देखो, अगर मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करूँ ना, तो वहाँ पे रूरल एरियाज़ में मैन ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या नाम लेते हैं, अर्बन एरियाज़ में फीमेल ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, ठीक है, इंडिया में ये केस रिवर्स है। इंडिया में ये केस क्या है? रिवर्स है। फीमेल्स थोड़ी सी रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है, रूरल में क्या है? फीमेल्स हैं थोड़ी ज़्यादा, और अर्बन में क्या है? मेल्स ज़्यादा है।
तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल उल्टी हो जाती है। तो इसमें क्या बोल रखा है, इन इंडिया फीमेल आउट नंबर मेल्स इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन अर्बन एरिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। सेकंड है देयर आर मोर नंबर ऑफ फीमेल इंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर इन इंडिया देन मेल्स। इसमें बोल रखा है कि रूरल एरियाज में बेशक फीमेल है, तो वो क्या है, आउट नंबर कर रही है मेल्स को, मतलब उनका नंबर ज़्यादा। देखो बेशक फीमेल वहाँ पे उनका प्रोपोर्शन ज़्यादा है अर्बन एरिया से, लेकिन वो मेल को आउट नंबर नहीं कर रही है। मेल डोमिनेटेड सेक्टर ये अभी भी जो हमारा रूरल, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है कि फीमेल ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाता है वो जाता है डी। दोनों ही स्टेटमेंट जो दे रखे हैं वो रॉन्ग है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में हमें कुछ चीज़ें बतानी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पिछले ही लेक्चर में शायद, या फिर हाँ सितंबर का जो फर्स्ट जो हमने सेक्शन करवाया करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस वाली सीरीज में, उसमें बहुत सारे इंडेक्स करवाए हुए हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन निकालता है, आपको पता होना चाहिए, यूएनडीपी निकालता है। कौन निकालता है, यूएनडीपी। एक होता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वो कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक। उसमें बहुत अच्छे से कौन कौन से उसमें यूज होते हैं वो भी मैंने बता रखे हैं। तो इट इज इशूड एवरी ईयर बाय वर्ल्ड बैंक, अभी बताया यूएनडीपी निकालता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट तो हो जाती है हमारी रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड है इट इज कैलकुलेटेड एज ए जियोमेट्रिक मीन। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या क्या, हेल्थ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि इसमें हेल्थ एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। एक होता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, इसमें जो मेनली यूज होते हैं वो होते हैं हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ इन्वायरमेंट। हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ इन्वायरमेंट इसमें मेनली जो फैक्टर्स होते हैं वो यूज होते हैं, और ये जियोमेट्रिक मीन है इन तीनों चीज़ों का। तो जो इसका सेकंड स्टेटमेंट हमारी सही हो जाती है। तो ये क्या आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर मैं रैंक की बात करूँ यूएनडीपी सॉरी इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो इंडिया की जो 2019 में रैंक थी वो थी 129, कितनी थी, 129, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर इन मेडिटेरेनियन रीजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मेडिटेरेनियन रीजन इतनी बार मैं करवा चुकी हूँ ना, अगर अभी आपका क्वेश्चन गलत होगा तो गलत होगा ही फिर आपका, ठीक है ना। तो मेडिटेरेनियन रीजन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे मेनली जो खट्टे फ्रूट्स पाए जाते हैं, या फिर फ्रूट्स के प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो मेडिटेरेनियन रीजन है उनको वर्ल्ड ऑर्चर्ड लैंड भी कहा जाता है, बिल्कुल सही, उनको वर्ल्ड ऑर्चर्ड लैंड भी कहा जाता है। सेकंड, विटिकल्चर इज ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ मेडिटेरेनियन रीजन, अभी बताया, ग्रेप्स मेनली वहीं पे होते हैं। 85% ग्रेप का प्रोडक्शन मेनली वहीं पे होता है, 85% ग्रेप्स का प्रोडक्शन, ठीक है। अगर मैं सिट्रस फ्रूट्स की बात करूँ तो 70% सिट्रस फ्रूट्स वहीं से आते हैं, ठीक है। खट्टे फ्रूट्स मेनली वहीं पे आते हैं। थर्ड, इन माउंटेनस रीजन ट्रांस ह्यूमन इज वाइडली प्रैक्टिस। माउंटेन रीजन में जो है ट्रांस ह्यूमन वाइडली प्रैक्टिस होता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ट्रांस ह्यूमन क्या होता है, गर्मियों में जो लोग हैं वो ऊपर चले जाते हैं, मतलब अपनी शिप भेड़ बकरियों को चराने के लिए, और सर्दियों में जो लोग हैं वो वापस आ जाते हैं, ठीक है। ट्रांस ह्यूमन वही कंडीशन होती है। तो माउंटेन रीजन में मेनली लोग करते हैं, जैसे कि हिमाचल में मेनली ट्रांस ह्यूमन टाइप ये होती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, और थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। तो जो इसका आंसर हो जाता है वो डी हो जाता है, डी हो जाता है। और मेडिटेरेनियन रीजन का मेन फीचर क्या है, वेट विंटर्स जो है इसका मेन फीचर है, ये चीज़ याद रखना, वेट विंटर और ड्राई समर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाटरशेड डेवलपमेंट। वाटरशेड डेवलपमेंट के बारे में हमें कुछ चीज़ें बतानी है। इट ओनली इंक्लूड एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ सरफेस वाटर ओनली। देखो वाटरशेड मैनेजमेंट में कोई भी वाटर हो, चाहे वो सरफेस वाटर हो और चाहे वो ग्रीन वाटर हो, दोनों का ही मैनेजमेंट और कंजर्वेशन होता है, ठीक है। तो ओनली और ओनली सरफेस वाटर का नहीं, इसमें ग्राउंड वाटर भी आता है वाटर हार्वेस्टिंग वाले में, ठीक है। सेकंड है इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अप स्टोरेज एंड रिचार्ज स्ट्रक्चर। यस, इसमें स्टोरेज और रिचार्ज स्ट्रक्चर तो बनाए जाते हैं ताकि हम वाटर को सेव कर सकें। थर्ड है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट। ये वाटरशेड मैनेजमेंट, यस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और भी बहुत सारी हैं इसमें स्कीम्स, जैसे कि जो गवर्नमेंट चला रही है, जैसे कि एक है हरियाली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए, और मेनली ग्राम पंचायत इसको एग्जीक्यूट करेंगे विद पीपल पार्टिसिपेशन, ठीक है, हरियाली स्कीम, ठीक है। एक स्टेट वाइज स्कीम की बात करूँ तो नीरू मेरू मतलब वाटर एंड यू, ये जो है ये जो चल रही है ये आंध्रा में चल रही है। एक होती है अरवरी पानी संसद, ये जो स्कीम है ये कहाँ चल रही है, राजस्थान में। इसमें भी हम वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 3 स्कीम तो ये होगी। और आपने सुना ही होगा सबसे फेमस, तमिलनाडु ने हर घर में कंपलसरी कर दिया कि आपको वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो क्या कर दिया है, कंपलसरी कर दिया तमिलनाडु में, नहीं तो आपको फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके तीनों ही तीनों नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है और सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाता है बी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी अभी बताई थी, देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पॉपुलेशन ऑफ ए गिवन रीजन चेंजेस फ्रॉम हाई बर्थ एंड हाई डेथ टू लो बर्थ एंड लो डेथ। बिल्कुल सही, अभी पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, अगर नहीं याद तो एक बार फिर से जाके देख लो, शायद 18 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है।
सेकंड है ड्यूरिंग अ कंप्लीट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जब कंप्लीट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो जाता है रूरल एग्रेरियन सोसाइटी हैज ट्रांसफॉर्म इनटू अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों ही सही स्टेटमेंट है। अगर आपने वो अभी नहीं देखा तो जाके देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, अरेंज द फॉलोइंग रिलीजन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ पीपल प्रैक्टिसिंग इन दैम। देखो ये है ना, जो इंक्रीजिंग नहीं है यहाँ पे डिक्रीजिंग लिख दो, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग ट्रेंड हमें बताना है इसमें, ठीक है। डिक्रीजिंग ट्रेंड बनाता है, तो बताओ इसमें कौन सा डिक्रीजिंग ट्रेंड है। तो याद रखना, मैं एक वो बता रही हूँ, वैसे ही थोड़ा सा इसको किसी रिलीजन पे मत लेना, ठीक है ना। मैं बस एक ट्रिक बता रही हूँ याद करने की, कौन से रिलीजन में ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। हिंदू मुस्लिम्स सिविल सर्विसेज में बिजी हैं, हिंदू मुस्लिम सिविल सर्विसेज में बिजी हैं, HMCSB यहाँ पे जे आ जाएगा। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख बुद्धिस्ट जैन्स, ये होते हैं नंबर हाईएस्ट टू लोएस्ट, मतलब यहाँ पे है हाईएस्ट और जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे वो क्या हो जाएगा, लोएस्ट उनका नंबर, ठीक है, प्रैक्टिसिंग का। तो देखो सबसे पहले आता है हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर क्रिश्चियन, फिर सिख, फिर बुद्धिस्ट, फिर जैन्स। क्या आपको ये ट्रेंड समझ में आ गया? अब देख लो कौन सा ट्रेंड है। सबसे पहले हिंदू आने चाहिए, हिंदू तो है ही नहीं, उसके बाद है मुस्लिम, उसके बाद आ जाता है थर्ड ऑप्शन, फिर है क्रिश्चियंस, फिर है सेकंड, थर्ड का सेकंड, डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा 28 का सी, 28 का सी। क्या आपको ये समझ में आया? हिंदू मुस्लिम सिविल सर्विसेज में बिजी हैं, तो ये रख लेना, इससे हमें पता चल जाएगा, ट्रिक है वैसे ही, ठीक है। तो इससे आपका गलत नहीं होगा क्वेश्चन। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, हमें क्वीनरी एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ चीज़ें बतानी है। सबसे पहले जो बताया था क्वीनरी एक्टिविटीज़, ठीक है, किसमें, गोल्ड कॉलर वर्कर्स में। किसने बताया था? गोल्ड कॉलर वर्कर्स जो होते हैं, गोल्ड कॉलर वर्कर्स क्या होते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये ऐसे वाले होते हैं। हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स परफॉर्म क्वीनरी एक्टिविटीज़, यस वहाँ पे हाई मतलब वैसे वाले लोग होते हैं। सेकंड, बैंकिंग एंड लीगल एडवाइजरी आर प्राइम एग्जांपल्स ऑफ क्वीनरी एक्टिविटीज़, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मतलब मेनली नॉलेज बेस्ड प्रोफेशंस होते हैं इसमें, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसकी हमारी सही हो जाती हैं क्वीनरी एक्टिविटीज़ की। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, लॉन्ग एंड सनी समर्स हेल्प इन इजी राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। पहले मैं बताना क्या, नीचे पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर फेवरेबल फैक्टर्स फॉर ऑर्चर्ड फार्मिंग इन मेडिटेरियन रीजन। मेडिटेरियन रीजन में ऑर्चर्ड फार्मिंग के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, देख लेते हैं। लॉन्ग एंड सनी समर्स हेल्प इन इजी राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, बिल्कुल वहाँ पे क्या होते हैं, लॉन्ग और सनी समर होते हैं, वेट विंटर होती है, याद रखना, ठीक है। सेकंड, फ्रूट ट्रीज हैव लॉन्ग रूट्स इनेबलिंग देम टू सर्वाइव द ड्राई सीजन, बिल्कुल यहाँ पे क्या होते हैं, ड्राई समर्स होती हैं, जिसके कारण जो उन पेड़ों की जो रूट्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं ताकि वो वाटर को वो कर सकें, रिटेन कर सकें। थर्ड है, थिक लेदरी बार्क ऑफ मैनी फ्रूट्स ट्रीज प्रिवेंट एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो मेडिटेरियन रीजन के बारे में 6-7 स्टेटमेंट तो आप अभी देख चुके हैं, उनको रट लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं मेडिटेरेनियन रीजन में। मेडिटेरियन सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज हैं, करंट अफेयर्स वाले उसमें करवाया हुआ है, जाके देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 का हमें बताना है कि कौन कौन सा कहाँ पे हमें पाया जाता है। फर्स्ट है मिक्का, सेकंड है कॉपर, थर्ड है एंथ्रासाइट कोल, थर्ड है एंथ्रासाइट कोल। देखो और चीज़ों के बारे में आपको पता हो ना पता हो, एंथ्रासाइट जो कोल होता है ना, वो ओनली एंड ओनली जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ओनली एंड ओनली जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता इंडिया में। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। अगर हमारी थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है तो हमारा एक ही आंसर बचता है, क्या, मिक्का जो है वो झारखंड वाले एरिया में पाया जाता है और कॉपर जो राजस्थान और ये झारखंड छत्तीसगढ़ इस एरिया में भी पाया जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। लेकिन जो एंथ्रासाइट कोल है वो ओनली एंड ओनली जम्मू एंड कश्मीर में ही पाया जाता है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। इंडियन पॉपुलेशन की ग्रोथ के बारे में हमें बताना है। फर्स्ट है, द डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग सिंस इंडिपेंडेंस। कैसा हो सकता है कि ग्रोथ रेट मतलब पहले 1%, 2%, 3%, 4 बढ़ता ही जाए, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग नहीं, स्टीडली इंक्रीजिंग। रेट जो है स्टीडली इंक्रीज या कॉन्स्टेंटली इंक्रीज बहुत कम होता है, मैंने पहले भी बताया था, नंबर इंक्रीज हो सकता है, रेट बहुत कम होता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है हमारी रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट है, इंडिया हैज़ नेवर विटनेस्ड डिक्रीज इन इट्स डिकेडल पॉपुलेशन इन लास्ट सेंचुरी, कि इंडिया ने जो है वो कभी भी डिकेडल पॉपुलेशन इंडिया में कम नहीं हुई है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाती है कि इंडिया हैज़ नेवर विटनेस्ड डिक्रीज इन डिकेडल पॉपुलेशन, नहीं, डिकेडल पॉपुलेशन भी कम हुई है हमारी। आपको पता होगा 1920s में हमारी जो नेगेटिव ग्रोथ थी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम थी, नेगेटिव थी, ठीक है, मतलब ग्रोथ रेट कम थी। तो इसने बोला है कि कभी कमी नहीं हुई है, नहीं कम हुई है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, डी। रेट तो यार जिग पैटर्न में चलता रहता है रेट की अगर हम बात करते हैं तो। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, द एयर सर्विसेज बिटवीन 10 डिग्री एंड 35 डिग्री साउथ लेटीट्यूड्स आर वेरी लिमिटेड बिकॉज, क्यों, देखो आप खुद ही बताओ, नॉर्थ में ज़्यादा क्यों और साउथ में कम क्यों है, देख लेते हैं। लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, बिल्कुल साउथ में कम है, ऊपर नॉर्थ में मिले एशिया का, मिले चाइना, इंडिया, ऊपर ही ज़्यादा आ जाते हैं, तो वहाँ पे एयर सर्विसेज भी ज़्यादा है, ठीक है। तो लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी एक रीज़न हो सकता है, येस। सेकंड, हाई कॉन्टिनेंटलिटी,
सपोर्टिंग अदर मोड्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, देखो कॉन्टिनेंटली तो कम है, वहाँ पे लैंड ही तो कम है, इसलिए तो वहाँ पे इतना ज़्यादा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब एयर ट्रांसपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं है, तो हाई कॉन्टिनेंटलिटी नहीं है, लो कॉन्टिनेंटलिटी है। तो सेकंड पहले तो कट कर दो, फर्स्ट जिसमें है उसको हाँ कर दो, डायरेक्ट आंसर आ गया, थर्ड पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। थर्ड है लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यस लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी एक रीज़न हो सकता है, जैसे कि अफ्रीका का रीजन है, मेनली गरीबी है, मतलब मेनली जो वेस्ट नॉर्दर्न जो लैटिट्यूड्स हैं उसमें जो कंट्रीज हैं मेनली वही अमीर अमीर सी हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स आर मेजर इंडस्ट्रियल रीजन इन इंडिया। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन की बात हमें करनी है, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, तो अभी मैं लिखवा रही हूँ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, उसके अलावा सारे जो हैं वो वैसे वाले हैं, मेजर नहीं है, माइनर है, ठीक है। जैसे कि है एक है मुंबई पुणे, सबसे पहले जो इसमें दे रखा है, सबसे पहले मुंबई पुणे वाला मेजर है, फिर आ जाता है हुगली, फिर आ जाता है बेंगलुरु तमिलनाडु वाला, फिर आ जाता है गुजरात, फिर आ जाता है छोटा नागपुर, फिर आ जाता है विशाखापट्टनम, फिर आता है गुड़गांव, दिल्ली मेरठ, फिर आता है कोल्लम, तिरुवनंतपुरम। ये सारे मेजर हैं, मतलब मेनली ये सारे तो साउदर्न इंडिया में है, और ये सारे, ये कोल्लम भी ये केरला में हो गया, और ये केवल एक नॉर्थ इंडिया में। तो एक याद रखना, केवल ये है गुड़गांव, दिल्ली मेरठ, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है। तो देख लेते हैं, दिल्ली मुंबई रीजन है, यस। विशाखापट्टनम है, यस। छोटा नागपुर है, यस। अंबाला अमृतसर है, नहीं। अंबाला अमृतसर नहीं है, अंबाला अमृतसर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाता है ए। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन जो है केवल जो लिखवाए हैं यही है, इनको रट लेना या फिर कहीं लिख लेना ताकि याद रहे, 2-3 बार पढ़ लेना। आप जाता है क्वेश्चन नंबर 35 पे। इन द हिमालय सम ट्राइब्स लाइक गुज्जर, बकरवाल्स, गद्दीज एंड भोटियाज माइग्रेट फ्रॉम प्लेन्स टू द माउंटेन्स इन समर्स एंड टू द प्लेन्स फ्रॉम द हाई एल्टीट्यूड pastures in winters in every season. Which of the following practices described in the above statement? हाँ, ये तो हमें बताने की जो बकरवाल हैं, गद्दीज हैं, भोटियाज हैं, ये माउंटेन समर्स में तो जो है ये माइग्रेट कर जाते हैं माउंटेन रीजन में, प्लेन से माउंटेन रीजन में समर्स में, और जब विंटर सीजन आ जाता है तो वापस आ जाते हैं। तो अभी मैंने बताया कि ऐसा कहाँ पे होता है, ट्रांस ह्यूमन में होता है। ऐसा कहाँ पे होता है, ट्रांस ह्यूमन प्रैक्टिस बोलते हैं इसको। इसी को हम नोमैडिक पेस्टोरलिज्म भी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, नोमैडिक पेस्टोरलिज्म, ठीक है। अब हो जाता है क्वेश्चन नंबर 36 पे। द एरिया अंडर पल्सिस कल्टीवेशन इज ग्रेटर देन द एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स एंड कोर्स सीरियल्स। तो आपने वो चीज़ देखी होगी कि ऑयल सीड्स वाला जो है, ऑयल सीड्स वाला जो एनसीईआरटी में कुछ पढ़ा है, तो देखो सबसे, अगर मैं बात करूँ ना एरिया अंडर कल्टीवेशन की, तो देखो सबसे ज़्यादा था कोर्स सीरियल्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा 16% एरिया पे उगाए जाते हैं। उसके बाद जाते हैं हमारे ऑयल सीड्स 14%, उसके बाद जाते हैं हमारी पल्सिस 11%, ये हमारा 14%, ठीक है 14। उसके बाद जाते हैं हमारी कॉटन, उसके बाद हमारी जूट। कॉटन अभी पढ़ा था 4% पे, जूट कल पढ़ा था 0.5% पे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, ये वाला ग्राफ समझ में आ गया। अब देख लेते हैं, द एरिया अंडर पल्सिस कल्टीवेशन इज ग्रेटर, पल्सिस के अंदर ज़्यादा है किससे, ऑयल सीड और कोर सीरियल्स। क्या ऐसा है, नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है, पल्सिस के अंदर जो हमारा एरिया अंडर कल्टीवेशन है वो कम है। सेकंड स्टेटमेंट है द एरिया अंडर व्हीट कल्टीवेशन इज हाईएस्ट, नहीं, राइस कल्टीवेशन के अंदर जो एरिया है इंडिया में वो ज़्यादा है, ठीक है, व्हीट का ज़्यादा नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है। थर्ड है द एरिया अंडर जूट कल्टीवेशन इज लेस देन द एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन। अभी तो पढ़ा, कॉटन कल्टीवेशन की जो अंडर एरिया है वो जूट कल्टीवेशन से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट हमारी सही हो जाती है। तो केवल एक ही स्टेटमेंट हमारी सही है, वो है 3, केवल वो है 3। जूट प्रोडक्शन का तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज। स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज की हमें बात करनी है, तो कैसे आप इसको याद करो। तो इसमें जो मेनली जो कंट्रीज आती हैं वो आती हैं ICMR-KUTAP, मेनली ऐसा मान लो, ठीक है, ICMR कुत्ता पी, कुछ भी मान लो, ऐसे याद करने के ही हैं। जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, मंगोलिया हो गया, ठीक है, इंडिया, चाइना, मंगोलिया, MN भी मान लो, यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे रशिया, यहाँ पे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है, ये सारे कंट्रीज़। और एक नेपाल, हाँ MN से हो गया नेपाल, ठीक है, भूटान भी आता है इसमें, नेपाल भूटान दोनों ही आते हैं। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मेनली स्नो लेपर्ड पाया जाता है। तो मंगोलिया है, रशिया है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, सारे ही कंट्रीज़ हैं। तो 37 का जो आंसर हो जाता है वो जाता है डी, सारे कंट्रीज स्नो लेपर्ड कंट्रीज़ में आते हैं। अगर मैं स्नो लेपर्ड की बात करूँ, उसका IUCN स्टेटस क्या है, वनरेबल, इतनी सारी कंट्रीज़ में पाया जाता है, ठीक है, तो वनरेबल है। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आता है ये, और अगर हमारे शेड्यूल 1 में आता है, WPA एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है, और कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज़ में भी इसकी काउंटिंग होती है,
ठीक है, CMS में भी ये काउंट होता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो और भी बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे कि सिक्योर हिमालयाज मान लो, ठीक है, सिक्योर हिमालयाज चल रहा है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चल रहा है, हिमालय संरक्षक भी एक प्रोग्राम है जो कि इसको बचाने के लिए चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, 2-2, 3-3 प्रोग्राम स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए चल भी रहे हैं हमारे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कोल अकाउंट्स फॉर मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज एनर्जी नीड। इंडिया की जो आधी से ज़्यादा एनर्जी नीड है वो कौन पूरी करता है? कोल पूरी करता है। तो याद रखना, यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 55% हमारी जो नीड्स होती हैं वो कोल पूरी करता है। सेकंड है, द मोस्ट ऑफ द इंडियाज कोल आर ऑफ नॉन कोकिंग टाइप। बिल्कुल सही बात है, जो इंडिया का मेनली कोल है वो नॉन कोकिंग टाइप है, इसलिए हम जो अच्छे कोल के लिए इंपोर्ट करते हैं कोल का। 80% जो इंडिया में कोल होता है वो नॉन कोकिंग टाइप है, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा एंथ्रासाइट कोल, 3 टाइप के कोल होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। एंथ्रासाइट कोल कहाँ कहाँ पाया जाता है? ओनली जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपने पढ़ा होगा, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसकी सही है। आंसर हो गया सी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्रॉप ट्री और लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री, कौन कौन से में कहाँ कहाँ लीडिंग प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं। पाम ऑयल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? इंडोनेशिया और म्यांमार, ये मलेशिया में ही होता है। इंडोनेशिया, उसके बाद मलेशिया आ जाता है, ठीक है। तो पाम ऑयल तो इंडोनेशिया और मलेशिया में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इंडिया वहाँ से इंपोर्ट भी करता है, ठीक है। सेकंड है जूट। जूट कल्टिवेशन अभी बताया मैंने, जूट का कल्टिवेशन ज़्यादा कहाँ पे होता है? इंडिया में होता है, बांग्लादेश में नहीं होता है, ठीक है, इंडिया में होता है इसका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसन, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, तो डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा ए। तो टीक सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? टीक जो सबसे ज़्यादा होता है वो इंडिया में नहीं होता, वो कहाँ होता है? म्यांमार में होता है। कहाँ पे होता है? म्यांमार में टीक सबसे ज़्यादा होता है। तो ये 3 स्टेटमेंट भी याद रखना है, पाम ऑयल इंडोनेशिया में, जूट इंडिया में, टीक म्यांमार में ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। माइग्रेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन पीपल मूव फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। माइग्रेशन तो नहीं, माइग्रेशन तो सारे प्रकार के होते हैं, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन और अर्बन टू रूरल, चारों टाइप की होती हैं। माइग्रेशन केवल उसी को थोड़ी ना कहेंगे कि ये हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। इन इंडिया इंट्रा स्टेट रूरल टू रूरल माइग्रेशन बाय प्लेस ऑफ रेजिडेंस इज डोमिनेटेड बाय फीमेल्स। इंडिया में इंट्रा स्टेट में रूरल टू जो रूरल माइग्रेशन है वो जो है फीमेल्स उसको डोमिनेट करती हैं। बिल्कुल सही बात है, वहाँ पे रूरल टू रूरल में फीमेल क्यों माइग्रेट करती है? क्योंकि मैरिजेस के कारण, मैरिज इसका सबसे बड़ा रीज़न है, ठीक है। मैरिज जो होती है लड़कियों की रूरल टू रूरल में हो जाती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। प्राइमरी एक्टिविटीज़ बतानी है कौन कौन सी हैं, तो याद रखना, हंटिंग एंड गैदरिंग बिल्कुल है, पेस्टोरल एक्टिविटी प्राइमरी एक्टिविटी है, फिशिंग प्राइमरी एक्टिविटी है, फॉरेस्ट्री प्राइमरी एक्टिविटी है, माइनिंग एंड क्वेयरिंग, ये भी चीज़ ध्यान रखना कि ये भी जो है ये प्राइमरी एक्टिविटी ही है। माइनिंग एंड क्वेयरिंग, कहीं है ना सोचो कि सेकेंडरी, ये भी क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी है। तो सारी जो स्टेटमेंट दे रखी हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ की ही दे रखी हैं इसमें, ठीक है। क्या आपको समझ में आ गया? आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस हैज लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लांटेशन इन इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन में प्लांटेशन होने का मेन कारण क्या है? क्यों वहाँ पे रबड़ या ये सब प्लांटेशन होती हैं, देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट है फेवरेबल हॉट एंड वेट क्लाइमेट, यहाँ का जो हॉट एंड वेट, बिल्कुल यहाँ पे हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है, ये तो फेवरेबल होता ही है। सेकंड है, तो इसका मतलब देखो ऑप्शंस देखते जाओ साथ साथ में, ये स्टेटमेंट कट गई। सेकंड है न्यूट्रिएंट रिच ट्रॉपिकल सॉइल, क्या इक्वेटोरियल रीजन में आपको न्यूट्रिएंट रिच सॉइल मिलेगी? वहाँ पे तो इतना पानी बरसता रहता है, न्यूट्रिशन सॉइल में होने का मतलब ही नहीं बनता, तो वहाँ न्यूट्रिएंट रिच सॉइल तो होती नहीं है, ट्रॉपिकल रीजन्स में नहीं होती है। तो जिसमें सेकंड है वो भी काट दो, तो इसका मतलब फर्स्ट एंड थर्ड बच गए। तो फर्स्ट तो है ही, थर्ड देख लेते हैं। लेस प्रॉब्लम ऑफ ट्री डिजीज, देखो वहाँ पे न्यूट्रिएंट रिच सॉइल नहीं है और वहाँ पे जो बीमारियाँ होती हैं ना वो भी ज़्यादा लगती हैं, तो ये जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट हो जाती है ये बीमारी रॉन्ग हो जाती है कि वहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन में बीमारियों का जो प्रकोप है वो भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसकी आंसर हो जाता है ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। स्टायरीन के बारे में हमें बताना है। रिसेंटली न्यूज़, स्टायरीन अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि विशाखापट्टनम आंध्रा में स्टायरीन गैस लीक कर गई थी। स्टायरीन क्या है? C6H8, बेंजीन सुना होगा ना, उसी का एक आगे एक्सटेंडेड वर्जन है। लिक्विड में स्टोर होती है ये, ठीक है, मेनली स्टोर्ड एज लिक्विड, बहुत ही ज़्यादा वो है, लेकिन थोड़ा सा छोड़ते ही इवेपोरेट हो जाती है, ठीक है। और अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक ये एक्सपोज हो जाए ना तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर सकती है। देख लेते हैं। इट इज़ फ्लेमेबल, यस ये फ्लेमेबल भी है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीस्टायरीन, प्लास्टिक, ये सब बनाने में यूज होते हैं, बिल्कुल सही। सेकंड है, इट इज़ फाउंड इन व्हीकल्स एग्जॉस्ट, सिगरेट स्मोक एंड इन नेचुरल फ्लूइड्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यस उनमें भी पाई जाती है। इट इज़ हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस दैट कैन लीड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम कोलैप्स, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो सारे स्टेटमेंट सही, स्टायरीन गैस के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, फॉर प्री। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट एजेंसी, NRIDA के बारे में हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इट इज़ एन एजेंसी अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो NRIDA है, नेशनल रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट एजेंसी, वो किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर ही है। सेकंड स्टेटमेंट है, इट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द यूटिलाइजेशन ऑफ कोयर जियो टेक्सटाइल,
फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल रोड्स अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। यस, उसने ये भी बोला है कि जो कोयर टेक्सटाइल हैं वो कितने % यूज होंगे, 5% यूज होंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जब बनेगी तो उसमें, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ये मेनली इसी में यूज होती है, रोड रूरल डेवलपमेंट में मेनली ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होता है उसके लिए है ये, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो जो इसका आंसर हो जाता है वो जाता है सी, उसका जो आंसर हो जाता है वो जाता है सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ओह सॉरी यार, बहुत ही खराब हो गई है ये वाली फाइल्स। तो 51। तो चलो आज का लेक्चर जो है हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे 40, अब की बार 44 ही क्वेश्चन हो पाए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम टोटल 55 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी के साथ आज का, इसी नोट पे आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखा है, कुछ भी सीखा है, थोड़ा बहुत कुछ भी सीखा है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अभी तक आपने हमारे प्रीवियस या हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उसको देखो, आपको कुछ ना कुछ काम का जरूर मिल जाएगा। सो इसी नोट पे आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।